गुड मॉर्निंग सर। ये दरवाजा जरा बंद करिए, थोड़ा दरवाजा फैला दीजिए। बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके। पिछली क्लास से लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने जब स्टार्टिंग की थी तो हम लोगों ने उसका आर्टिकल 124 क्लॉज 1 पढ़ा था और आर्टिकल 124 क्लॉज 2। और आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के अंदर ही हम लोगों ने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जजेस केस हुए थे उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने जो एनजेएसी है, कोलिजियम है, इनके बारे में बात किया था। एनजेएसी क्या है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, और कोलिजियम क्या है, किन किन सदस्यों के द्वारा कोलिजियम और एनजेएसी का गठन होता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जेएस केहर की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित करके जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको असंवैधानिक घोषित करके निरस्त कर दिया। और एक बार फिर से अक्टूबर 2015 के बाद से कोलेजियम व्यवस्था एक बार फिर से सुचारू रूप से लागू हो गई। और वही जो कोलेजियम व्यवस्था है वही एक ऐसा निकाय है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है। तो अब ये एनजेएसी को हटाने का जो आधार था, उसके पीछे का जो कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजन दिया वो ये था कि इस व्यवस्था के द्वारा जो एनजेएसी है उसके द्वारा जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, उसका कहीं ना कहीं जुडिशरी में भी हस्तक्षेप बढ़ रहा था। यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें ये प्रावधान ही है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से पूरी तरीके से अलग होगी और एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी का हस्तक्षेप ना उसके डिसीजन में कर सकता। लेकिन एनजेसी एक ऐसे एग्जीक्यूटिव की न्यायपालिका के अंदर हस्तक्षेप की जो संभावना है वो बढ़ रही थी, तो इसी वजह से एनजेसी को हटाया गया। ठीक है। अच्छा, एनजेसी में एक पॉइंट ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसमें जो 6 सदस्य थे उन 6 में से सभी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त थी।
यानी कि अगर एनजेसी कमेटी के द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है अपॉइंटमेंट के लिए किसी न्यायाधीश के, और 6 में से अगर कोई भी सदस्य उससे एग्री नहीं करता, तो वो अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको रोक सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एनजेसी के जो सभी 6 सदस्य हैं उन सभी को इंडिविजुअली वीटो पावर प्राप्त थी, लेकिन अब एनजेसी समाप्ति हो गई और अक्टूबर 2015 से फिर से कोलिजिव व्यवस्था चालू हो गई। तो हम लोगों ने उसमें 124 क्लॉज 2 तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि 124 क्लॉज 3 क्या है। एक मिनट, ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि 124 क्लॉज 3 क्या है, उसके बारे में हम लोगों को क्या चीजें देखनी है। ठीक है, तो देखिए, अब हम लोग को बात करना है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी योग्यता के संबंध में, और योग्यता के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 124 क्लॉज 3 के अंतर्गत। आर्टिकल 124 क्लॉज 3 का सब क्लॉज 1 जो है, ये बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो योग्यता है उसके संबंध में बात करता है। ठीक है, मतलब कि क्वालिफिकेशन की बात करता है। अब जब हम लोग क्वालिफिकेशन देखेंगे, क्वालिफिकेशन में हमें देखना है कि किसी एक जो भी व्यक्ति होगा जो मजिस्ट्रेट बनने के लिए जिसको मतलब अपॉइंट किया जा सकता है, उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट इसमें हम देखेंगे क्वालिफिकेशन में, पहला तो वही है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, दूसरे पॉइंट में है कि ऐसा व्यक्ति जो कि भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों तक भारत की किसी भी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 5 वर्ष तक उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, या फिर 10 वर्षों तक उसने किसी भी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में उसने क्या किया हो, उसने वकालत की हो। ठीक, या देखिए ये तीनों या हैं, ऐसा नहीं है कि सभी योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक तो एक अलग हो ही गया, इनमें से कोई एक, मैंने आपको जो पहली क्लास थी हमारी बुधवार को, उसमें मैंने आपको बताया था कि जज अपॉइंट होने के लिए 3 योग्यताएं, 3 तरह से योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो या तो किसी न्यायालय में वो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट रहा हो व्यक्ति, उसको लिया जा सकता है, या फिर एक होता है एडवोकेट कोटा, जिससे इंदु मल्होत्रा गई थी। मैंने बताया था कि वो पहली महिला है इंदु मल्होत्रा जो कि एडवोकेट कोटे से गई थी। ठीक है, तो एक तो हाई कोर्ट के, जिसमें इंदिरा बनर्जी हैं जो प्रेजेंट टाइम में है, वो मद्रास हाई कोर्ट से गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इंदु मल्होत्रा जिस तरह हैं, अभी तक 7 ही 8 ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद तक पहुंचे हैं। तो या तो 10 वर्षों तक भारत के किसी भी हाई कोर्ट में वकालत किया हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में या फिर राष्ट्रपति की नजर में विधि का ज्ञाता हो। ठीक है, अगर मान के चलिए इन दोनों में से कोई योग्यता भी नहीं किसी व्यक्ति के अंदर, और अगर उसको राष्ट्रपति या एग्जीक्यूटिव चाहे कि उसको मजिस्ट्रेट बनाना है, तो फिर ये वाला आधार लिया जा सकता है कि राष्ट्रपति की नजर में वो विधि का ज्ञाता हो। लेकिन अभी तक हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी मजिस्ट्रेट इस कोटे से नहीं पहुंचा है, यानी राष्ट्रपति की नजर में विधि ज्ञाता वाले जो कोटा है उससे जो है अभी तक कोई भी मजिस्ट्रेट अभी तक नहीं पहुंचा है। ठीक है, यानी मोस्टली जो मजिस्ट्रेट हैं वो पहुंचे हैं यहाँ वाले से, पहले वाली जो क्वालिफिकेशन है, 7 8 ही ऐसे हैं जो कि एडवोकेट कोटे से गए हैं, और ये जो राष्ट्रपति की नजर में जो विधि वेत्ता वाला जो एक कोटा है, इसमें से अभी तक कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचा है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग कार्यकाल के बारे में। ठीक है, ये सारा हम लोग आर्टिकल क्लॉज 3 के ही अंदर हम लोग ये सब चीजें देखेंगे। इसमें हम लोगों ने योग्यता देख ली, कार्यकाल देखेंगे, और इसी में हम लोग देखेंगे कार्यकाल से पूर्व पद मुक्ति कैसे हो सकती है किसी मजिस्ट्रेट की। ठीक है, तो ये इसी के क्लॉज 3 की सब क्लॉज जो है उन्हीं के अंदर हम लोग इनको देखेंगे। तो एक तो आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, चलो
मैं 10 5 मिनट के लिए मांग लूंगा ना। लंच का है तो यार, ब्रेकफास्ट में भाई लंच करवा दे रहा हूँ इधर। ठीक है, तो नहीं वो वाला ले जाओ ना, वो रखे हैं। ठीक, ये तो हो गई क्वालिफिकेशन, योग्यता। अब दूसरा हम लोगों को देखना है कार्यावधि। कार्य अवधि यानी इनका जो टर्म है, तो टर्म हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं वो 65 वर्ष की आयु तक, एज ऑफ 65, 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। इनका ऐसा कोई कार्यकाल नहीं है कि 5 वर्ष या 6 वर्ष तक ये रहते हैं। यानी 65 ईयर की जब एज पूरी हो जाएगी तब तक वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पद पर रहेगा। ठीक है, सॉरी, कार्यकाल हो गया। अब तीसरा हम लोग को देखना है इसमें कि कार्यकाल से पूर्व पद मुक्ति, यानी कि अगर 65 वर्ष की एज से होने से पहले ही किस तरीके से कोई मजिस्ट्रेट अपने पद से हट सकता है, यानी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कार्यकाल से पूर्व पद मुक्ति। ठीक है, तो जब हम लोग दोस्तों जब कार्यकाल से पूर्व हम लोग पद मुक्ति की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो अगर पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति खुद से चाहे कि मुझे अपने पद से रिजाइन देना है, इस्तीफा देना है, तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे करके और अपने पद से हट सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, इस्तीफा द्वारा। अगर कोई व्यक्ति स्वयं से अगर इस्तीफा दे देता है तो वो अपने पद से हट सकता है। अब इसमें इस्तीफे में अगर हम देखेंगे, अगर हम लोग चीफ जस्टिस की बात करेंगे, मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश भी अपना इस्तीफा किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और अगर अन्य न्यायाधीशों की बात करें सुप्रीम कोर्ट के जो अदर अदर जजेस हैं, उनकी अगर बात करें तो वो भी अपना इस्तीफा ही राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, इस्तीफा, एक तो इस्तीफा के द्वारा ये अपने पद से हट सकते हैं। दूसरा, मान को चलो मृत्यु ही हो जाए तो मान लो कार्यकाल से पूर्व पद मुक्ति हो ही गई, या फिर इनका जो पद है वो खाली हो ही गया इनकी मृत्यु के कारण। और तीसरा है, अगर इनके ऊपर कदाचार या फिर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगता है और वो अगर साबित हो जाता है। ठीक है, यानी साबित कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोपों के सिद्ध होने से इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये भी एक इम्पीचमेंट जैसी है लगभग, और उसके द्वारा ही इनको इनके पद से हटा सकते हैं। यानी कि साबित कदाचार एवं भ्रष्टाचार के आरोप सिद्धि पर। ठीक है, यानी ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जिस पर भ्रष्टाचार का या फिर कदाचार का आरोप लगता है, तब तो उसका आरोप की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। मैं पूरा वो प्रोसेस बताऊंगा आपको। और अगर उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी तो फिर संसद के द्वारा एक विधेयक पारित करके, एक एक्ट बना करके, और फिर राष्ट्रपति के द्वारा इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, तो कार्यकाल से पूर्व पद मुक्ति हम लोगों ने देख लिया, इस्तीफा, मृत्यु और साबित कदाचार के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। चलिए, कदाचार एवं भ्रष्टाचार के आरोप सिद्धि पर राष्ट्रपति द्वारा। ये कार्यकाल से पूर्व जो पद मुक्ति है ये आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में है। ठीक है, अब आर्टिकल 124 क्लॉज 5 की हम लोग बात करेंगे। आर्टिकल 124 क्लॉज 5, ये जो आर्टिकल 124 क्लॉज 5 है ये कहता है कि संसद विधि बनाकर न्यायाधीश, मतलब न्यायाधीशों की पद मुक्ति पर नियम बना और बदल सकती है।
मतलब कि आर्टिकल 124 क्लॉज 5 क्या कहता है, क्योंकि अभी देखिए, अभी जो इम्पीचमेंट जैसी जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभी न्यायाधीशों को उनके पास से हटाया जा सकता है, तो उस प्रक्रिया को संसद अगर चाहे तो उस प्रक्रिया में बदलाव भी कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 क्लॉज 5 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की संबंधी जो प्रक्रिया है उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी उसमें कोई किसी भी तरीके का अमेंडमेंट कर सकती है। क्लियर, आर्टिकल 124 क्लॉज 5 हो गया ये। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कैसी है, न्यायाधीशों को उनके पद से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, पूरी प्रक्रिया की हम लोग बात कर लें। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। क्लियर, चलिए कुछ देखेंगे हम लोग, कुछ टर्म्स हैं तो किस तरीके से एक पूरा सिस्टमैटिक वे में न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। अगर न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना है, पहली बात तो देखिए न्यायाधीशों को संसद के संविधान के द्वारा इतनी अधिक शक्तियां दी गई हैं कि जिससे इनको इनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो लगभग असंभव के तरीके है। ठीक है, मतलब बहुत ही टफ प्रक्रिया है। जिस तरीके से राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है उससे भी कहीं अधिक टफ प्रक्रिया है न्यायाधीशों को इनके पद से हटाने की। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया फिर भी आसान है, लेकिन इनको न्यायाधीशों को इनके पद से हटाने की प्रक्रिया उससे भी अधिक जटिल और कॉम्प्लिकेटेड है। यही कारण है कि अभी तक भारत के इतिहास में किसी भी जज को इनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई, या फिर उनको इस इम्पीचमेंट के प्रक्रिया के द्वारा या फिर भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप के कारण किसी भी मजिस्ट्रेट को अभी तक इनके पद से हटाया नहीं गया। केवल एक अपवाद केस है 1993 में पी सदाशिवम, इनके ऊपर इस प्रक्रिया का प्रयोग किया गया था, इस जो प्रोसीजर है इसको लेकर के आया गया था। लेकिन वो भी बाद में जाकर के जब एक जांच कमेटी जब बनी, उस जांच कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इनको दोष सिद्ध कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी संसद में जब वो बिल पहुंचा तो कांग्रेस ने जो है वोटिंग में कांग्रेस शामिल ही नहीं हुई और जो प्रस्ताव है वो गिर गया। ठीक है, तो लोकसभा में वो पास हो नहीं पाया, इस वजह से पी सदस्यों के ऊपर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया पूरी हो नहीं पाई। ठीक है, तो वही एकमात्र केस था और उसमें भी वो प्रोसेस पूरा हुआ नहीं था। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए, हाँ एक मिनट देखिए, अच्छा मुझे जरा 2 मिनट का समय दीजिए, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी जरा तब तक पानी वानी पी लीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी के आ रहा हूँ। ठीक, ठीक है, चलिए आता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं तुरंत। आ गया।